दीजिए, साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? तुम्हें सर जी? हेलो। आ रही है बस। अच्छा, चलिए। तो हम लोग देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो जीरो से चलेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट लोगों ने पढ़ रखा है, इसको इन सबको हम लोगों ने पढ़ रखा पहले से ही है, लेकिन फिर भी एक बार अगर इसको रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी कंप्लीट हो जाएगा, और जिनका छूटा है वो भी तो कंप्लीट कर लेंगे, और जिनका है, अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी टॉपिक है, यहाँ पर बहुत से टॉपिक हैं जो हमारे मिस हो रहे हैं, उन सबको कवर करते हुए सरसरी नज़र से हम देख लेंगे। हालांकि डिटेल क्लास होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो देख सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स पार्ट में देखने, सिंटैक्स पार्ट में क्या है, किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा हमें फोकस करना है वो हमें देखना है। उसके बाद जो इसके जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो हम सॉल्व करा लेंगे, यानी कंप्लीट टॉपिक करा लेंगे। और एग्ज़ाम भी हो सकता है कि 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है। इसके बाद जो है आयोग बनेगा, फिर जाके कहीं एग्ज़ाम की डेट हो सकती है। तो हमें अभी से कंटिन्यूटी चलना है भाई, कंपटीशन भी तो ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और एग्रीमेंट क्या होता है? हालांकि सब्जेक्ट के बारे में हमें सब पता ही है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ से तो सब चीज़ क्लियर है। फिर यहाँ से आप देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि नाउन कब प्लूरल होता है, कब हमारी वर्ब प्लूरल होती है, तो इस चीज़ को समझना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समझ में नहीं आता है तो फिर हम इसको गलत कर जाते हैं। देखिए नाउन, इस पॉइंट को आप फोकस करिए। अगर मान लीजिए नाउन है हमारा, ठीक है, जब नाउन में एस या ईएस को हम ऐड करेंगे तब ये हमारा प्लूरल बनेगा। वर्ब में जब हम यस या ईएस को ऐड करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब है कि जब नाउन में हम एस या ईएस को ऐड करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा प्लूरल, और वैसे जो है वर्ब में एस या ईएस को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर हो तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब, एसएसपीपी का मतलब वही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कह रहा है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी वर्ब जो है यूज की जाती है। अच्छा, आर जो आई होता है कभी कभी कंफर्म नहीं हो पाता कि इसका कहाँ पर कैसा यूज है। वैसे तो सिंगुलर मानी जाती है, लेकिन इसका जो यूज है कभी वर्ब जो प्लूरल ले लेता है, तो ये फिक्स नहीं है। ये तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के ही इसमें यूज कर लेंगे। इसके बाद रूल नंबर 3 कह रहा है कि यू का प्रयोग सिंगुलर। अब यू का प्रयोग भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यू का हमेशा प्रयोग प्लूरल में ही करें, कभी कभी सिंगुलर में भी उसके साथ यूज होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जो हमारा सब्जेक्ट यू जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आता है। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ इंजीनियर, तो केवल यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल ही यूज होगी, लेकिन आता है सिंगुलर प्लूरल। सब्जेक्ट अगर टाइप पूछ दे तो फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट होता है भाई। इसके बाद देखेंगे नीड नॉट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। देखिए जो इम्पोर्टेंट है फोकस वहीं पे ज़्यादा हमें करना है। नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल फॉर्म में होता है। अब नीड नॉट जहाँ पे लगा हो, यहाँ को समझिए कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जहाँ पर नीड नॉट लगा हो वहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म का ही यूज करना है। प्लूरल फॉर्म जो वर्ब आएगी वो हमारे प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे सी है, सी हमारा सिंगुलर है, बट जो हमारे वर्ब कैसी है, नीड नॉट। गो, गो हमारा कैसा है, गो, गो, गो हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो नीड नॉट के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगी वो हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है। सी नीड, सी, अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर जो है, सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया गया, तो यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि नीड्स, 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 नीड नॉट और नीड्स, ये आप समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। डेयर नॉट का वैसे ही है, डेयर नॉट का हो गया। उदाहरण दिए गए उदाहरणों में नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जाता है। अब इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं है। अगर नीड्स होता तो फिर गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी देखिए, लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। डेयर और नीड, नीड नॉट अलग है, डेयर नॉट अलग है, और डेयर और नीड ये दोनों अलग है, इनको हमें समझना है। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है। सी डेयर्स, ठीक है, इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर लेंगे। डेयर और नीड का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम कर लेंगे। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, या फिर ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब के साथ यूज हुआ है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब के साथ यूज हुआ है। टू फेस द डिफिकल्टीज, हाँ वैसे ही है। सी नीड्स, सी नीड्स, अब यहाँ पे डेयर्स हो गया सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब के साथ, और यहाँ पे भी नीड्स है, वो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए ही, सेकेंड ऑप्शन में देखिए ही डेयर लिखा हुआ है, ही डेयर। अब ही कैसा है, हमारा सिंगुलर है, अब इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, बल्कि डेयर्स का यूज होना चाहिए था। डेयर में ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। अगर प्लूरल आएगा तो हमारे दोनों भी प्लूरल आएंगे इसमें, इसमें सिंगुलर और सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, डेयर और नीड में, ये आपको ध्यान में रखना है। बट डेयर नॉट और नीड नॉट जो है, इसके साथ जो वर्ब आएगी के साथ वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, ये फिक्स है, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट। इन निगेटिव सेंटेंस को भी देखें। डेयर, ही डज नॉट डेयर जो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक। सी डज नॉट नीड, यहाँ पे भी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो मेन वर्ब के रूप में जे अलग है, वो जो है जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वो अलग है। यहाँ पर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर जो है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, ये हमें बहुत ध्यान से याद रखना है कि डेयर नॉट हो या नीड नॉट हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमारा इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना है, ये जो है हमारा एरर में आ सकता है। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग किसी हिम्मत होना, पढ़ना, ये
या की आवश्यकता के रूप में मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक हो सकता है। यदि हिम्मत होना, पढ़ना या की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक हो सकता है, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए अब रूल नंबर 5 हमें देखना है। रूल नंबर 5 कह रहा है कि सुपरनेचुरल सेंटेंस सपोजनल है। सपोजनल सेंटेंस में इफ, एज इफ, एज थॉट, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विश, ही विशेष, सी विशेष से स्टार्ट होने वाले और जिनमें कोरी कल्पनाएं, कहने का मतलब है सपोजनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोरी कल्पनाओं की किया जाता है। कोरी कल्पनाएं होती हैं कि काश ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, इफ आई, ठीक है, जहां पर जिनका रिजल्ट असंभव होता है या कोरी कल्पनाएं होती हैं तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल फॉर्म वर का ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है इफ हो, जो सेंटेंस इफ हो, इफ से स्टार्ट हो, एज इफ हो, एज थॉट हो, इफ ओनली हो, सपोज हो, आई विश, वी विश, ही विश, ही विशेष, सी विशेष, ठीक है, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो फिर हमारी वर्ब कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या, वर आएगी, वर आएगी, यानी प्लूरल फॉर्म में ही वर का ही यूज करेंगे जहां पर सपोजनल सेंटेंस होंगे। ये चीज हमें क्लियर करनी है। एक सेकेंड। ठीक है, इतना हमें समझ गए। अब यहाँ से एक सेंटेंस बनता है रोल नंबर 5 जो है इम्पोर्टेंट भी है भाई। देखिए जहां से क्वेश्चन उठते हैं वहीं उन टॉपिक को ज्यादा देखेंगे, हालांकि तब पढ़ रखा है वो चीज अलग है, लेकिन रिवीजन भी बहुत जरूरी है। आप तो पहली क्लास है और देख रहे हैं, अगर आप सभी लोग प्रेजेंट होते हैं तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए आपको समझ में आ गया, यस या नो? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो, थोड़ा सा बोलते रहिए। हेलो, चलिए ठीक है। इसके बाद रोल नंबर 6 में हम देख लेते हैं। जबकि कंडीशनल सेंटेंस और जहाँ पे कंडीशन हो, देखिए यहाँ पर सपोज है, यहाँ पर जो है कोरी कल्पनाओं की बात की गई, असंभव तर्क शोध की बात की गई है, जहाँ पर जो तर्क शक्ति है वो असंभव है, जिसका रिजल्ट असंभव है। बट यहाँ पे है कंडीशनल। अगर जब कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तब इसमें से अगर कंडीशनल को देखा जाए से स्टार्ट होते हैं तो इसमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, इसमें सपोजनल नहीं होता है। कंडीशनल में क्या है, सपोजनल नहीं होता, वास्तविक रियल कंडीशन का बोध होता है। इसमें केस में इफ एज थॉट का के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, के बाद सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है अगर इसमें कंडीशनल सेंटेंस। देख कंडीशनल सेंटेंस अलग है, सपोजनल सेंटेंस अलग है, उनमें कोरी कल्पनाएं होती हैं जिनका रिजल्ट असंभव होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी वो उसमें विचार करता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में नहीं होता। कंडीशनल में जो कंडीशन होती है वो एकदम स्पष्ट होती है, जिसका रिजल्ट होगा तो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है
तो यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस है इनको हमें समझना है। वास्तविक स्थिति का बोध होता है, कंडीशनल में वास्तविक स्थिति का बोध होता है, उसमें नहीं होता है। सपोजनल में ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोरी कल्पनाएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर होता है तो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन्स के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये हमें ध्यान में भैया रखना है थोड़ा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें देखिए जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जानते हैं जिनमें इच्छाओं को प्रकट किया जाता है। मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं प्रकट कर रहा हूँ, तो ये ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उनमें कैसी होती है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हमारा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यही मुझे सीखना भी है, ध्यान रखना है। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है। कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होता है और हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया है और वहां पे ऑप्टेटिव यानी कोई ऐसा इच्छा सूचक वर्ड नहीं दिया, आई विश नहीं दिया है, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन तो वहां पर हम अंडरस्टूड कर लेंगे और वहां पर जो हमारा वर्ब है वो हमारी कैसी होगी, प्लूरल में यूज कर लेंगे। ठीक है, रूल नंबर 7 कह रहा है कि यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर, अब दो सिंगुलर नाउन हो एंड से जुड़ेंगे तो दोनों से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी एंड से दोनों सेंटेंस, दोनों जो है सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो एंड है, एंड के साथ दोनों अगर जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, अगर दोनों नाउन है तो दोनों नाउन होंगे, दोनों एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, यानी केस इनका ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस में है तो दोनों सब्जेक्टिव केस के ही होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के है तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। रवि एंड कवि, देखिए दोनों है, सब्जेक्टिव केस में है रवि एंड कवि, तो यहाँ पर हैव हो गया, रवि एंड कवि हैज नहीं होगा, तो ये इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। पेयर युग में जितने भी होते हैं, ब्रेड एंड बेटर, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, हमें ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, पेयर युग में जितने होते हैं, पेयर युग्म वाले जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बेटर हो गया, राइस एंड करी, हैमर एंड स्टिक सिकल हो गया, स्लो एंड स्टेडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गो, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग एंड बेकॉन। ठीक है, hump एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बिग एंड बिगर। तो ऐसे जो पेयर वर्ड्स होते हैं ये हमेशा कैसे माने जाते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ वस्तु या भाव का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों पेयर में अगर यूज होते हैं, ये सारे वर्ड्स पेयर में यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, तो इनमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा यानी जो वो हमारी सिंगुलर होगी, वर्ब कैसे सिंगुलर होगी, ये में रखना है। ठीक है, एंड बेटर हो गया, इज आएगा, बिल्कुल सही। ब्रेड एंड बेटर आर नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड एंड बेटर वो एक ही युग्म है, एक ही पेयर की बात करता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा।
ये दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इनमें क्लास का बोध होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का। अब दोनों जो है सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता है, अगर दोनों यूज होते हैं तो वो हमारा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, फिर ना कि सिंगुलर का यूज होगा। ठीक है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब का यूज, ताकि इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पेयर वर्ड अलग है, पेयर वर्ड अलग है, पेयर में दोनों जो है काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। पेयर वर्ड एक साथ ही यूज किए जाते हैं, लेकिन दो अनकाउंटेबल नाउन है एक साथ यूज किए जाए तो इनमें का ही यूज करना होगा। उपयुक्त एग्जाम्पल में प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में करेक्ट माने जाते हैं। टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, बेहतर है। टाइम और टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। पेयर वर्ड्स युग्म के रूप में प्रयुक्त होने पर इसमें रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इनसे पहले प्रोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। आप देख लीजिए इसको एग्जाम्पल में, माई मदर एंड फादर। माई दे, अब माई लग गया, ये प्रोसेसिव जो है प्रोनाउन है। माई मदर एंड फादर आर, तो यहाँ पर हमारा फॉर्म का ही यूज होगा। वैसे मदर एंड फादर दोनों पेयर में है, सिंगुलर आएगा, बट एक के पहले अगर हमारा प्रोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो फिर हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। इससे अंकल और आंटी का तात्पर्य होता है अंकल एंड आंटी, योर अंकल एंड योर आंटी, तो इस टाइप से यूज होने चाहिए। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा इसमें सिंगुलर नाउन के एक के पहले आर्टिकल या प्रोसेसिव एडजेक्टिव हो जैसे का प्रयोग हो तो सम पर्सन्स अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब पर। रूल नंबर 9 ध्यान देना है कि इनके पहले आर्टिकल, देखिए कोई भी अगर दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले एक के पहले आर्टिकल, तो कहने का मतलब है कि जो पूरे जो सेंटेंस है वो दोनों पदवी हैं या दोनों सब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति है। और यदि सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले आर्टिकल आया तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग हैं, वो उनका भाव जो है अलग अलग जाए। कोई है भी नहीं।